गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन ने पिछली क्लास में मिनिमम कदम मेथड पढ़ लिया था। बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। जो ऐसा है वैसा ही है, जबकि मैंने उसमें शॉर्टकट निकाला हुआ। और अब जो है वो उसी पे बेस्ड एक थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन प्रिज्म का करना है। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज के करने हैं क्वेश्चंस। तो ये पूरा का पूरा एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज निपट गया, सीरीज वाला निपट जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस टॉपिक पे अपन टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर जब अपन किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो एक बार अपन फिर से इन सर्किट्स में से कुछ को किरचॉफ लॉ से सॉल्व करके भी देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो है वो मैं एक थ्री डायमेंशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रिज्म का। उसके बाद जो है वो यही कंटिन्यू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है। इसमें प्रिज्म टाइप कोई मटेरियल है और उसके अंदर हमने क्या किया, बीच बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया वायर्स कॉर्नर्स पे। तो ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना। कुल कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेजिस्टेंसेस हैं और सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 3 ओम है। आर ए भी निकालना। तो आप कर सकते हैं, तो पॉज दबाओ और ट्राई करो इसको। हाँ जी, तो देखते हैं अपन इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए और बी दो पॉइंट जिससे हमको स्टार्ट करना है वो लिख दिए यहाँ पे, ए और बी। उसके बाद हमें जाना कहाँ पे है, तो सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे। तो सी डी ई और एफ यहाँ पे लिख दिया। अब ए से सी तक जाने में कितने कदम उठाने पड़ेंगे? तो ए से सी तक जाने में मिनिमम 2 कदम उठाने पड़ेंगे, ये 2। फिर ए से डी तक जाने में तो मिनिमम 1 कदम, ए से ई तक जाने में भी 1, और ए से एफ तक जाने में 1, और ये 2, कम से कम 2 कदम लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब 2 रेजिस्टेंस पार करने पड़ेंगे। अब बी से सी पे जाओगे तो बी से सी पे जाने पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस। फिर बी से जा रहे हो डी पे, तो बी से डी पे जाने के लिए तुम्हें 1 और ये 2, एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस चाहिए। फिर बी से ई पे जाओगे तो बी से ई पे जाओगे तो 1 और ये 2, एटलीस्ट 2 रेजिस्टेंस चाहिए। फिर लास्ट बचा बी से एफ, तो बी से एफ जाने में हमको एक ही रेजिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जिस जिसके नंबर सेम आते हैं, जैसे ये इसका नंबर क्या है, सी वाले पॉइंट का 2 1, और एफ वाले पॉइंट का क्या है, वो भी 2 1। इसका मतलब सी और एफ सेम पोटेंशियल पे। तो हमने क्या पता कर लिया कि सी एंड एफ आर एट सेम पोटेंशियल। सिमिलरली डी और ई के भी नंबर एक जैसे हैं, इसलिए डी और ई भी सेम पोटेंशियल पे है। तो डी एंड ई आर एट सेम पोटेंशियल। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, डी, और सी और एफ सेम पोटेंशियल पे। तो ये सी और ये एफ। अब हम इस सर्किट को क्या करेंगे, रिड्रॉ करेंगे, फिर से बनाएंगे। तो सर्किट को रिड्रॉ करने के लिए हमको 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कोई से भी, ए बी सी डी, और फिर उसको हम रिड्रॉ करते हैं। 4 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम ए से, तो ये पॉइंट ए। उसके बाद लास्ट पॉइंट बी, तो ये लास्ट पॉइंट हमने ले लिया, ये बी। ठीक। फिर तुमको एक बनाना है सी एफ और दूसरा कौन सा बनाना है, डी। तो सी एफ और डी 2 पॉइंट्स यहाँ पे कहीं पे भी बना लो, ये सी एफ और ये वाला कौन सा, डी। तो ये डी ई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट्स वहां से रेजिस्टेंस उठा उठा के यहाँ पे डाल लें। तो सबसे पहले ए और डी के बीच में आर, तो ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए और डी के बीच में आर, एक रेजिस्टेंस। फिर ए और बी के बीच में आर, तो ए इधर है और बी इधर है, तो ए और बी के बीच में एक आर। फिर उसके बाद बी और सी के बीच में आर, तो बी इस साइड है और सी इस साइड है। इसके बीच में आर लेने के लिए मैं को यहां से ले लेता हूं, ये आर। ठीक। फिर उसके बाद बी और एफ के बीच में एक आर, तो बी इधर है और एफ इधर है, इसके बीच में आर, मतलब यही रिपीट हो रहा है सी को। तो ये बी और एफ के बीच में एक आर। उसके बाद ए और ई के बीच में एक आर, तो ए और ई के बीच में एक आर, मतलब यही वाला रिपीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद ई और एफ के बीच में कार दिख रहा है, ई और एफ के बीच में कार, तो ये ई और एफ के बीच में कार इसको जोड़ देगा ये आपस में। फिर उसके बाद ई और डी के बीच में, तो ई और डी तो सेम पोटेंशियल पे है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो ऐसा कैसे रहेगा क्योंकि ई और डी एक ही पॉइंट है। उसके बाद डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में मतलब इसके और इसके बीच में, तो ये यहां से एक और ले लिया, एक और बन गया। उसके बाद लास्ट बचा सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में मतलब इसी पॉइंट का इसी पॉइंट के साथ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि अगर सी पॉइंट ये है और एफ पॉइंट ये है और रेजिस्टेंस यहां से चल के वापस यहीं जुड़ जाता है तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इसलिए उसको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगली स्टेप जो रिड्यूस करेंगे वो है ए, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस बी और ये वायर्स, तो ये रेजिस्टेंस आर वाला हमें नहीं यहाँ बना दिया। अब यहां से देखें ये लाइन यूं गई, ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों आर बाई टू, तो यहां से मैंने ले लिया आर बाई टू। उसके बाद ये दोनों मिला के फिर से आर बाई टू, तो उसकी अगली लाइन फिर आर बाई टू, और फिर ये दोनों मिला के भी आर बाई टू, तो फिर एक और आर बाई टू, और अल्टीमेटली ये जाके मिल गया बी में, तो ये बी में मिल गया। तो अब ऊपर वाली लाइन हो गई आर की और नीचे वाली 3 बार आर बाई टू, इसका मतलब 3 आर बाई टू। अब ये दोनों आपस में काय में आ गए पैरेलल में, पैरेलल में दिया गया तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ये आर टू, तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 3R, एलसीएम हो गया। इधर बचा 1 तो 3 और इधर साइड कितना बचा 2, तो इट विल बी 5 और 3R, तो इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा R डैश इज इक्वल टू 3R अपॉन 5 ओम्स। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया 3R अपॉन 5 ओम्स। अब वो ये बोल रहा है कि अगर सभी रेजिस्टेंसेस 3 ओम्स के थे, तो अगर सभी रेजिस्टेंसेस 3 ओम्स के हैं तो हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, इसमें यहाँ पे 3 डाल दो तो आंसर विल बी 9 अपॉन 5। तो 9 अपॉन 5 ओम का नेट रेजिस्टेंस होगा, ये 3 ओम्स के होंगे तो 3 इंटू 3 9 अपॉन 5, तो इसका आंसर आएगा 9 अपॉन 5 ओम्स। क्लियर हो गया है, नोट कर लें फटाफट। उसके बाद अब अपन आ गए हैं इनफाइनाइट सीरीज पे। इनफाइनाइट सीरीज मींस इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ते ही जाएंगे और बहुत दूर दूर तक जाते आएंगे। ये तो वाली सीरीज तो फाइनाइट है, जैसे इसमें 100R तक ही है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनफाइनाइट एक के बाद एक लगे रहेंगे अनंत तक। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस R है, फिर अगला रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 2R हो जाता है, फिर 3R, फिर ऐसे बढ़ता जाता है 100R तक। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो बेसिकली हमको ये पता है कि नेट रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, इन सबका सम, दैट इज R प्लस 2R प्लस 3R। बस तुम्हें यहां तक जोड़ना आना चाहिए कि 100R तक तुम जोड़ पा रहे हो कि नहीं उसको, 100R। तो ये R कॉमन अगर निकाल लें तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 100। इसका मतलब यदि हमें फर्स्ट 100 टर्म्स का सम पता है तो हम यहां लिख देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो उसमें फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब कैसे, जैसे मान लो कि 3 ही के लिए अप्लाई करूं मैं फॉर्मूला, तो 3 नंबर तक का सम कितना होना चाहिए 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 6 आंसर आना चाहिए 3 नंबर्स के लिए। तो ये अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा तो n की जगह 3 रखा, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 आंसर दे रहा है ना, 3 इंटू 2 6। इसका मतलब ये फॉर्मूला 100 तक भी वर्क करेगा। तो अब हमने 100 के लिए यूज किया, इसको 100 के लिए यूज किया तो कैसे करेंगे, ये हो गया R, n की जगह 100 रखना है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे डिवाइड करोगे 50 आता है, तो R इंटू 50 इंटू 101, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 5050 R, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 5050 R, 5050 R।
ठीक है, फॉर्मूला याद रखें, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, या तो ये याद रखें या सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर R2R ऐसे करते करते सीरीज चलती जा रही है और ये एक सीडी है, इसको बोलते हैं अपन सीडी है, इनफाइनाइट लैडर। अभी इनफाइनाइट लैडर चली जा रही, कहां जा रही है ये, तो इसका कोई अंत नहीं है। इट इज मूविंग अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक चली गई, मतलब कहां जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एंड नहीं है उसका कहीं पे भी, और एक रेजिस्टेंस आर का, दूसरा 2R का। देखें इसको सॉल्व करें। देखिए यहां पे एक सीढ़ी है, इनफाइनाइट लैडर, और ये चलती जा रही है आगे और इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। हमको इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। तो नेट रेजिस्टेंस बताए कितना होगा, पॉज करो उसको, ट्राई करो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा। हाँ देखें, अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि अगर ये इनफाइनाइट लैडर है, इसका मतलब चलती ही जा रही है, तो इसमें से एक हिस्सा काट देने पर भी ये इनफाइनाइट ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि समुद्र में से एक बूंद निकाल लोगे तो समुद्र में तो उतना ही पानी बचेगा। तो अगर ऐसी इनफाइनाइट है, उसमें से एक हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्स रेजिस्टेंस है, जो कि हमें पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस है। तो अगर यहां से ना निकालते हुए थोड़ी आगे से निकाला जाता, यहां से भी निकाला जाता, तो भी रेजिस्टेंस एक्स आता। क्यों? क्योंकि तो पैटर्न रिपीट हो रहा। तो इसके बीच में निकालो तो भी एक्स आएगा, इसके बीच में निकालो तो भी एक्स आएगा, क्योंकि बहुत अधिक में से एक कम कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने बनाया आर, और उसके नीचे ये 2R, और हमने बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो x है, जो कि हमको ज्ञात करना है। और अभी सीढ़ी और है आगे, और ये आगे बढ़ाई यहां पे, और इसको यहां तक लिया, ये दो पॉइंट्स जो है वो यहां ले लिए। और हमने बोला कि यदि ये नहीं होता तो भी इस पूरे का रेजिस्टेंस x होता, तो उस पूरे को हटाओ और उसकी जगह एक सिंगल x रेजिस्टेंस लगा दो, ये x रेजिस्टेंस। फिर से सुने, पूरे का रेजिस्टेंस x है, इसको हटा दोगे तो भी x है, तो इस पूरे की जगह हमने x लगा दिया, ये x, और बचाव पीछे का ऐसा कैसा बना दिया। अब ये सर्किट का इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो हम दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। पैरेलल में फॉर्मूला होता है R डैश इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। उसके साथ जब ये सॉल्व करोगे तो ये सीरीज में आएगा, तो यदि अपन इसमें और R जोड़ दें तो ये सीरीज में आ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का सब रेजिस्टेंस निकल गया। और ये जो रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली ये x के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो x ही रेजिस्टेंस है ना। तो इस पूरे को सॉल्व कर देने से हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो x होगा। अब एलसीएम ले लें इसका, तो
2r प्लस एक्स एलसीएम, ये हो गया 2rx प्लस r, 2r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाला x मल्टीप्लाई करो तो हो गया 2rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस इज rx इक्वल टू, ये इधर से उधर गया तो 2r इंटू एक्स, तो 2rx प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 2rx से 2rx कैंसिल। अब इसको जमा लें, अरेंज कर लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस rx, ये एक्स स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जिससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में लगाएंगे तो यहां पे a की जगह 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, b की जगह माइनस r है और c की जगह माइनस 2 है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो आगे का सॉल्यूशन में इधर कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी बी आर माइनस आर है तो उसका माइनस प्लस, तो ये आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस 4 टाइम्स ए एंड सी, ए तो 1 है और सी माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 को जब यहां लिखेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में 2a। ठीक है, अच्छा c जो है वो 2r स्क्वायर पूरा है क्योंकि c तो लास्ट वाला टर्म्स है ना, तो इट इज 2r स्क्वायर कंप्लीट। तो यहां पे c के साथ में 2 के साथ में r स्क्वायर भी आएगा। फिर से देखें, a बराबर 1, b बराबर दिस और c है पूरा का पूरा, तो c की जगह 2r स्क्वायर अपॉन 2a, a की जगह 1। अब इससे मिलेगा x इक्वल टू r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 2 8r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज 9r स्क्वायर अपॉन 2, रूट ले लो तो x इक्वल टू r प्लस माइनस 3r अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू, हमको ये पता है कि रेजिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस हमेशा प्लस में होगा, इसलिए ये r प्लस 3r कितना हो जाएगा 4r अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2r। तो इस इनफाइनाइट लैडर का रेजिस्टेंस कितना आया 2r। क्लियर हुआ है कैसे किया? नोट कर ले फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक रेजिस्टेंस है R का, फिर उसके साथ 2 लगे हुए हैं R और R के, फिर उसके बाद 4 हो जाते हैं, 4 के बाद ये 8 हो जाएंगे, 8 के बाद ये 16 हो जाएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे कहां तक? इन्फिनिटी तक। तुमको ये बताना है कि A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, ट्राई करो फटाफट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला रेजिस्टेंस R है, ठीक है, उसके बाद वाली लाइन का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस तो R हो गया, उसके बाद वाली लाइन का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R दैट इज 2R। फिर उसके बाद वाली लाइन और आएगी, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 4R। फिर एक और ले लें, यदि उसके बाद और आएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 2 8R, R 2R 4R 8R 16R एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब ये सब के सब पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, इसको डैश कर दें, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1 अपॉन R, तो अंदर बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां देखें, ये एक सीरीज बन गई है और इस सीरीज को हम बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हाँ, तो इसको हमने क्या बोला कि इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है? तो पहले मैं इधर साइड में बता दूं तुम्हें थोड़ा सा।
उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज जीपी। जीपी में कोई भी नंबर आगे बढ़ता है तो मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है। जैसे 1 में हाफ का मल्टीप्लाई किया तो हाफ हो गया, फिर हाफ का मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया। मल्टीप्लाई किसका हो रहा? हाफ का। फिर हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो गया। ऐसी जो सीरीज है वो जीपी कहलाती है, और ये इनफाइनाइट जीपी है, जिसके अंदर से ए इज द फर्स्ट टर्म, पहली वाली जो टर्म है उसको हम ए बोलते हैं, और जिस चीज का मल्टीप्लाई होता है उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज हाफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहां पे हाफ इसकी वैल्यू आई। और ऐसी सीरीज को यदि जोड़ना है और जोड़ के पता करना है कि कितना आने वाला है, तो उसका आंसर एस इंफिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला काय का? सम ऑफ जीपी का, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ए कितना है हमारा? 1, ये 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर यानी कॉमन रेशियो जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज हाफ। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये 2 पर चला गया, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 2। इसका मतलब इस जीपी का सम 2 आएगा इधर वाले का। तो 2 आएगा तो हमने लिखा आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एंड द सम ऑफ द ब्रैकेट इज 2। अब इसको जब पलटाओगे तो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा आर अपॉन 2, ये इसका आंसर। तो इस पूरी इनफाइनाइट लैडर का रेजिस्टेंस कितना है? आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला नोट करने वाला है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है। यहां पे एक इनफाइनाइट ग्रिड बनी हुई है, ठीक है। ये इधर भी खत्म नहीं हो रही, कहीं भी खत्म नहीं हो रही, और ये ऐसे ट्रायंगल्स हैं। सभी लाइंस का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तुम्हें ये बताना है कि ए और बी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। हाँ देखिए, अब ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सिर्फ इतना हिस्सा देखें यहां पे। तो इस जगह से मान लें कि करंट ने एंट्री करी आई, ये करंट यहां से आया ए पॉइंट पे आ गया। ए पॉइंट पर उस करंट के 1 2 3 4 5 6 भाग होने वाले हैं, ठीक है। इस जगह पे कितने वायर्स हैं? 6 वायर्स हैं, तो इसके कितने भाग होने वाले? 6 भाग। और जब ये इसमें से वापस जाएगा तो नियम ये है कि जितना करंट लिया गया उतना ही करंट वापस आना चाहिए। इसका मतलब आई करंट आएगा। तो आई करंट आएगा तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5, और यहां से फिर से एक और, इसका मतलब 6 भाग वापस आएंगे। तो हम इसको बनाएं, यहां पे ए और बी को फिर से बनाएं। तो ए वाली जगह पे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां से जो करंट गया वो 6 पार्ट्स में बढ़ गया। ये करंट गया आई जो कि 6 पार्ट्स में बढ़ गया। अब ये 6 पार्ट्स में बटा तो हर पार्ट कितने कितने का हो गया? I/6 इक्वल बटेगा। तो हर पार्ट कितने कितने का हो गया? I/6। तो ये I/6, ये I/6, ये भी I/6 एंड सो ऑन, ठीक। अब कौन सा पॉइंट है ये जिसमें करंट बटा है? तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने क्या दिया? ए दिया, ये दे दिया। अब बी वाले का डायग्राम बना, इसका, इस वाले पॉइंट का। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये एक लाइन ऐसी, फिर एक क्रॉस, और ये पॉइंट कौन सा हो गया? बी। और बी में से वायर निकला हुआ है, और बी में यहां से करंट वापस जा रहा है जिसकी वैल्यू आई है, और जो करंट आ रहा है वो सब दूर से आएगा तभी तो यहां पे मिक्स होके पहुंचेगा। तो यहां पे करंट है I/6, ये I/6 और ये I/6, फिर I/6 एंड I/6, ये सब दूर से ऐसे आता है। अब इसमें थ्योरम लगेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है
कि अगर दो वायर्स में से या एक वायर में से I/6 करंट आ रहा है और उसमें से I/6 करंट जा भी रहा है, तो इस पर्टिकुलर वायर में I/6 प्लस I/6, इसका मतलब 2 टाइम्स I/6 करंट जा रहा है। तो ये जो वायर है ए और बी के बीच का, इस ए और बी के बीच के वायर में I/6 और I/6 सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये सुपर इम्पोज होकर 2 टाइम्स I/6 करंट इसमें से जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि I/6 इधर गया और वही का वो इधर चला गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो दोनों ऐड होके उसमें जाते हैं। अब ऐड होके इसमें गया, इसका मतलब इसका जो करंट है वो है I/3, और ये पॉइंट कौन सा है, ए और बी। अब ए और बी के बाद बची हुई भी तो रेजिस्टेंस है, तो बचा हुआ जो रेजिस्टेंस है वो सब अपन मान ले कि रेस्ट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का यहां पे लगा दिया। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्ट सर्किट है। रेस्ट मतलब बचा कुचा जितना भी, एक वायर अलग किया और बचे हुए जितने भी वायर से उनका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो ये लिखा दिया। ठीक, अब उसके बाद फिर से आगे देखें कि यहां से हमने करंट भेजा था आई, और वापस हमें करंट कितना मिला आई, जिसमें से इधर से कितना करंट चला गया I/3, तो फिर बचा हुआ करंट रेस्ट सर्किट में से गया होगा। तो बचा हुआ करंट रेस्ट सर्किट में से कितना गया, I माइनस I/3, क्योंकि I था, I/3 इधर चला गया तो बचा हुआ इधर हो गया, तो दैट इज I माइनस I/3। इसका मतलब 2I/3 करंट इसमें से गया, 2I/3 करंट ऊपर वाले में से गया। अब हमें यह पता करना है कि नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना है, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है। तो मैं एक स्टेप और ले रहा हूं, यहां पे ऊपर वाले का नेट रेजिस्टेंस R ऑफ द रेस्ट सर्किट, और नीचे का रेजिस्टेंस हमने क्या बोल दिया, तो नीचे का रेजिस्टेंस R, क्योंकि A और B के बीच में तो R ही रेजिस्टेंस था ना, तो A और B के बीच में R रेजिस्टेंस। हमने बोला कि इसमें से करंट जा रहा है I/3, और हमने बोला इसमें से करंट जा रहा है 2I/3। तो ये बताएं कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R के टर्म्स में क्या होगी। इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R के टर्म्स में क्या होगी, क्या ये अपन बता सकते हैं? तो उसके लिए आप कंसेप्ट सोचें। हमें ऐसा पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V इज इक्वल टू IR। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी वही वोल्टेज होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी ओम्स लॉ लगा सकते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल में हैं। अब इसमें से करंट जा रहा है 2I/3, और इसका रेजिस्टेंस है R रेस्ट, रेस्ट यानी बचे हुए सर्किट का, और इसमें से करंट जा रहा है कितना, I/3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो इससे पता पड़ेगा कि रेस्ट सर्किट का रेजिस्टेंस R/2 है। ठीक है, ये किसका रेजिस्टेंस है, बचे हुए सर्किट का। अब यदि ये बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस है तो इसकी अगली स्टेप ऐसी आएगी कि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो गया R/2 और नीचे वाले का रेजिस्टेंस हो गया R, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस R और R/2 पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में इसका ये दुगना है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो बड़ा वाला क्या है, R है, तो R डिवाइडेड बाय 3, ये इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? नोट कर लें इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले से पता होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अब उसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन में अब की बार जो जाली बनी हुई है इनफाइनाइट, वो स्क्वायर शेप की है और हर लाइन का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो मैं ये बताना है कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तो सपोज ये है और ये बी है, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से आई करंट जाएगा और यहाँ से आई करंट वापस आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, तुम सॉल्व करो इसको, ट्राई करो कैसे करा था हमने। इस वाली लाइन में डबल करंट लिया था, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट ऊपर लेकर फिर ओम्स लॉ लगाया था। तो तुम ट्राई करो इसको, ठीक है। मैं इसका सिर्फ तुम्हें आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है R/2। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है R/2। ठीक है, पॉज करें, ट्राई करें खुद।